एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ कि हम सब अच्छे हैं और हम अपनी पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य भेद। ठीक है, आज हमें वाक्य भेद शुरू करें उससे पहले कुछ चीजें क्लियर कर ले कि वाक्य भेद जो है होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, मैं विदाउट डेफिनेशन आपको बीच में से बताना चाह रही हूँ। इसके पीछे भी एक रीजन है ना। वो रीजन क्या है कि वाक्य भेद जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर हम लोग ऑलरेडी कहाँ पे डन कर चुके हैं? क्लास 9th में। क्लियर? मतलब जो आपको क्लास 9th वाला एडुग्रोन का चैनल है, वहां पे आपको वाक्य भेद का आधा वीडियो मिल जाएगा। मतलब आधी डेफिनेशन जो होती है वो हमें मिलेंगी क्लास 9th वाले चैनल पे। और जो मतलब रिमेनिंग वाला जो पोर्शन है, जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और हालांकि दोनों ही मैं ऑलमोस्ट वहां पे डन कर चुकी हूँ, डेफिनेशंस बता चुकी हूँ। आपको और ज्यादा दिक्कत, मेरे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ही। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको अधूरा ही छोड़ देंगे। बिकॉज आपका सिलेबस जो है 10th क्लास का, वो ये कहता है कि जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है वो आपको क्लास 10th में है, और जो अर्थ के आधार पर है वो आपके क्लास 9th में है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हम लोग 9th क्लास में डन कर चुके हैं, और इस क्लास में हमें डन करना है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस क्लास 10th का। ठीक है, जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है। क्लियर? तो टेंशन वाली ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बार फटाफट जो है अर्थ के आधार पर या आधा जो वाक्य भेद है उसकी डेफिनेशंस यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर हमने इसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हम उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप आधा जो है एक डिटेल के साथ में इसे वहां देखेंगे, ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब आप कहेंगे कि के आधार पर है, फिर हम क्यों क्लास 9th में जाके पढ़े? तो भाई, हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है? पूरा वाक्य भेद। और वाक्य भेद के ही प्रकार है, दो प्रकार के, कि एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पे। और जब हमें सीखना है, हमें सीखना है, ना कि हमें रट्टा मानना है। ठीक है, हमें रटना नहीं है, और हमें जब सीखना है तो हम एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे और एक एक चीजें सीखेंगे, ताकि हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ आए और हम उन्हें सीख पाए। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फटाफट यहाँ पे वाक्य भेद और आदि जो डेफिनेशंस वगैरह है, जो आधा सिलेबस है, वो यहाँ पे फिर भी फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो, अब सबसे पहले तो बात आती है कि वाक्य एक्चुअल में क्या होते हैं, फिर हम उसके वाक्य भेद पढ़ेंगे। तो भाई, वाक्य क्या होते हैं? एक बार मुझे ध्यान से गौर से सुनिए। अब आप कहेंगे कि मैम आपने पूछा है वाक्य क्या होते हैं, दैट मीन कि आप एक क्वेश्चन पूछ रही है, क्या यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा? क्योंकि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ चुके हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह वगैरह, अभी लास्ट वीडियो में विराम चिन्हों के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ कि वाक्य क्या है। मतलब मैंने बहुत सारे शब्दों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया है। क्लियर? मतलब मैं अपनी बातें जो है वो रखना चाह रही थी, तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने जो भी अपनी बातें रखी है तो उन्हें शब्दों के आधार पे रखा है। मतलब मैंने बहुत सारे शब्द बनाए हैं, और उन शब्दों से एक सार्थक अर्थ वाला एक सेंटेंस बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है, जिसे हम कहते हैं वाक्य। मतलब सब बहुत सारे शब्द है। मेरा नाम ज्योति है, मैंने कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज। ठीक है, वाक्य क्या है? हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 3 शब्दों को मिल करके एक सेंटेंस बना हुआ है, एक सार्थक है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है, पूछना चाह रहे हैं कि वाक्य क्या है। ठीक है, हमने कोई उल्टा सीधा नहीं रखा है। तो जब आप बहुत सारे शब्दों को एक सही वे में कनेक्ट करके रखते हो, उसका कोई मीनिंग निकलता है। जैसे हमने शब्द रचना में पढ़ा हुआ था कि जब हम बहुत सारे वर्णों का मेल करते हैं और उनसे एक सार्थक अर्थ निकलता है, तो वो शब्द कहलाता है। उसी तरीके से जब आप बहुत सारे शब्दों को एक ग्रुप में बांध के रखते हो, जैसे रचना के आधार पर वाक्य भेद, एक सेंसिबल वाक्य भेद जो है वो रचना के आधार पर भी होते हैं, तो एक सेंसिबल सेंटेंस बन रहा है, तो हम इसे कहते हैं वाक्य। तो हमारी डेफिनेशन यही क्लियर होती है कि जब आप बहुत सारे शब्दों को एक सार्थक वे में ग्रुप में ज्वाइन करते हैं और उससे एक सेंटेंस बनता है जो एक अर्थपूर्ण होता है। ठीक है, वो मीनिंगलेस कभी नहीं होगा, उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो वो कहलाता है वाक्य। ठीक है, हम जो भी बातें करते हैं, जितनी भी करते हैं, तो उसमें शब्द और वाक्य कनेक्ट होते ही है। हम एक एक शब्द बोले तो वो शब्द होते हैं, और जब हम ढेर सारे शब्दों को मिला करके बात करते हैं तो वो हमारा वाक्य बन जाता है। ध्यान से सुनिए, मैंने लास्ट लाइन क्या कही है? वो हमारा शब्द बन जाता है। तो वो हमारा शब्द बनना भी एक सेंटेंस है। ध्यान से सुनिए, ये भी एक वाक्य बना हुआ है।
इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को समझते हैं, तो ये भी अपने आप में एक वाक्य है। हमें सीखना है, हमें रटना नहीं है। एक अर्थ निकल रहा है कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमें चीज़ों को सीखना है, ठीक है। हमें रट्टा नहीं माना है, क्यों? क्योंकि हमें लाइफ टाइम के लिए चाहिए, क्योंकि हम अभी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ी जीवन में सबसे बड़ी पूंजी तो भाई मेरे ख्याल से टाइम ही है, कि आप किसी के ऊपर टाइम दे रहे हो। आप समय निकाल के मेरा 25-30 मिनट का वीडियो देखने बैठे हो, इसका मतलब है कि आप मुझ पे एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपनी बहुत बड़ी जीवन का ये जो 20-25 मिनट है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इसको क्यों ना यूजफुल बनाए। ये टाइम इन्वेस्ट किया तो आप वाक्य पे लाइफ टाइम के लिए सीखे, ना कि सिर्फ अभी के लिए सीखे, ठीक है। तो वाक्य तो आपको पता चल गया कि भैया वाक्य क्या होता है। तो देखो, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई को आप वाक्य कहते हैं। क्या आपने बहुत सारे शब्दों को लिया, एक ग्रुप में कन्वर्ट किया और उससे एक सार्थक, सार्थक मतलब एक मीनिंगफुल, ठीक है, एक अर्थपूर्ण जब बनता है तो हम उसे कहते हैं वाक्य। मैं इसका कलर चेंज कर दूं क्योंकि ब्लैक बाद में नहीं दिखाई देता है। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। क्योंकि डेफिनेटली हमें पता है, क्योंकि जब हमारे मन में कोई भाव आते हैं हम उसे प्रकट करने के लिए ही हमारी वाणी का प्रयोग करते हैं, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे मन में जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी हमारे मन के विचार है, जो भी हम सोच रहे हैं, उसे ही हम सामने वाले को डिलीवर करने के लिए इन शब्दों का सहारा लेते हैं, जिन्हें सुन करके वो हमारे मन के अंदर चलने वाले द्वंद्वों को समझ लेता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअल में वाक्य क्या होते हैं। क्लियर? अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ और लग रहा है तो एक बार आप 9th क्लास वाला वीडियो भी देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज ना पढ़ा करके पूरा नॉलेज देने की कोशिश करूंगी जितना मुझसे बन पाए। देखो, जैसे हाँ एग्जाम्पल है, पक्षी गीत गाते हैं। तो देखो, सारे वर्ड्स अपने आप में डिफरेंट है, अलग अलग है। देखो, पक्षी, एक आप बर्ड वाला वर्ड ले लो, ये अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक शब्द अलग ही रखा हुआ है, पक्षी, राइट। एक है गीत, गीत हम सॉन्ग बोलते हैं, गाने वाला गीत होता है, गाते हैं लोग, हमने वो रखा है। फिर एक वर्ड हमने अलग से रख दिया गाता, ठीक है। एक वर्ड हमने रख दिया है, मतलब इतने सारे अलग अलग वर्ड्स है। तो हम इसे एक अच्छे से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्या कर दिया हमने, गीत गाते हैं। तो जब हमने इसको एक सही वे में रखा है तो ये हमारा बन गया सेंटेंस। हम इसको ऐसे नहीं रख सकते थे गीत पक्षी गाते, मतलब गीत कर पक्षी गाते हैं थोड़ा ठीक है, गाता है पक्षी गीत, इस तरीके से कुछ भी उटपटांग नहीं रखेंगे। हम उसे उस तरीके से सीक्वेंस में जमा के रखेंगे जिससे उसका कोई अर्थ निकल रहा है। क्योंकि वाक्य तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ उल जुलूल भी हो सकते हैं जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन हमें उसको सही वे में बना करके रखना है। तो समझ में आया कि वाक्य क्या होते हैं। जब भी आप किसी शब्दों को से बना कर रखे, एक सार्थक रूप में रखे, तो वो आपका वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप और पढ़ सकते हैं कि वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। तो बताना चाह रहा है कि भाई वसंत ऋतु आते ही फूल खिल रहे हैं, एक अर्थ बन रहा है। अब हमारे पास में जितने भी वाक्य होते हैं उसके कुछ तत्व होते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वाक्य जो है वो वाक्य तब कहलाता है जब वो कोई एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो, एक प्रॉपर अर्थ दे रहा हो। तो अब हम देखने जाएंगे कि उस वाक्य में क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो कुछ तत्व है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलो उसको देख लेते हैं। जैसे सार्थकता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पक्षी गीत गाते हैं, उसको सही वे में रखा, नहीं तो है गाते पक्षी गीत, ऐसा कुछ भी उटपटांग नहीं रखेंगे हम। तो वो एक सार्थकता बता रहा है, उसका सही अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो वाक्य है उसमें ये गुण अवश्य होने चाहिए कि वो अपनी सार्थकता को व्यक्त करे, वो अपनी सार्थकता को प्रदर्शित करे, कि वो एक उचित अर्थ बताए, ठीक है। मतलब कुछ भी उटपटांग से उसका अर्थ नहीं निकल रहा हो, वो एक सही वे में अर्थ निकाल रहा है। वाक्य की रचना सार्थक शब्द समूह द्वारा की जाती है ताकि वाक्य से उचित अर्थ की अभिव्यक्ति की जा सके। प्रातः होते ही पक्षी कलवर करने लगते हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि पक्षी होते ही प्रातः कलवर होती है, या कलवर करते हैं पक्षी होते ही प्रातः, इस टाइप से कुछ नहीं रखेंगे। क्योंकि शब्द शब्द का फेर होता है भाई। हम अगर इनको अनसीक्वेंस वाइज मतलब क्रमागत न रखते हुए उल्टा सीधा रख दे तो उसका कोई और ही अर्थ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या किया हमने, उचित शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पे किया है। दैट्स इम्पोर्टेंट कि हम किस चीज का स्थान, किस स्थान पे किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट होता है और इसी से इसकी सार्थकता निकलती है। मतलब हमारा पहला पॉइंट है वो क्लियर हुआ। सेकेंड होता है आकांक्षा।
अब आकांक्षा आप कैसे कहेंगे कि मैम अब इसमें आकांक्षा कैसे रख दी? तो भाई जब भी हम कोई बात करते हैं तो वहां पर सामने वाले को सुनने में उसकी कोई इच्छा जाहिर होनी चाहिए, कोई एक्साइटमेंट होना चाहिए, मतलब उसको एक्साइटेड होना चाहिए कि भाई नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैदान में खेल रहे हैं, अब यहाँ पे हमने बता दिया मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन सामने वाले में एक्साइटमेंट आ गया ना कि मैदान में कौन खेल रहा है, वो क्यूरियस हो चुका है जानने के लिए, वो जानना चाहता है कि एक्चुअल में मैदान में कौन खेल रहा है। ठीक है, तो आकांक्षा किसी वाक्य के एक पद को सुन करके अन्य आवश्यक पद को सुनने या जानने की जो उत्कंठा प्रकट होती है, उत्कंठा मतलब एक एक्साइटमेंट, क्यूरियस मतलब जानने की इच्छुक, ठीक है, इच्छा जो है वो बढ़ती है, तो उसे हम आकांक्षा कहते हैं। हो गया फिर हमारे माइंड में कि मैदान में कौन खेल रहा है। सेकंड क्वेश्चन हुआ, फिर थर्ड बोलेंगे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, बड़े खेल रहे हैं, बूढ़े खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही है, ए टू जेड कोई भी खेल रहा है। तो ये नेक्स्ट जो है उसको जानने की हमारे मन में ऑटोमेटिकली इच्छा जाहिर हो गई। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाक्य में प्रयुक्त तो प्रत्येक शब्द प्रसंगानुरूप अर्थ प्रदान करता है, इसे ही योग्यता कहते हैं। ये हमारे शब्द हमारे वाक्य में, और ये तो हमने सबसे पहले रखा है कि हर एक शब्द की अपनी कीमत होती है। ठीक है, मतलब हम जो भी शब्द वो एक्चुअल में भी लाइफ में बोलते हैं ना कि आपके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द की कीमत होती है और उसका एक अर्थ छापता है ना। वो सही हो तो सही होता है, वरना फिर वो अब छोड़ ही दे। तो यहाँ पे क्या है कि आपके इसमें प्रयुक्त होने वाला हर एक शब्द जो है वो अपनी एक योग्यता प्रदान करता है, वो बताता है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है कि किसान कुदाल से खेत जोतता है। अब यहाँ पे हर एक चीज जो है इंपॉर्टेंस बता रहा है। जैसे किसान, कौन किसान खोदता है, क्या किससे खोदता है, तो कुदाल से खोदता है। क्या खोदता है, तो खेत जोतता है। ठीक है, ये खोदता है, जोतता जो भी है वो ले सकते हैं। तो हर एक शब्द की अपनी इंपॉर्टेंस है, मतलब हर एक शब्द उतना ही योग्य है, तो इसे ही हम इसका जो योग्यता वाला तत्व है वो कहने वाले हैं। और वो आपस में कनेक्ट होंगे, जितने भी शब्द आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे उस प्रसंग के अकॉर्डिंग वहां पे होगा। जैसे यहाँ पर कुदाल से खोदने की बात कर रही है, खेत खोदने की बात कर रहे हैं, जोतने की, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कुदाल से खेत जोतता है, खेत है, कुदाल है, जोतना शब्द यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पर हम किसान शब्द को यूज करेंगे। हम माने लिखेंगे कि लोहार खेत जोतता है ना। यहाँ लिखा है किसान कुदाल से जोतता है, तो हम यहाँ पर खेत ही रखेंगे। हम वहां पर किसी का कोई मैदान नहीं उठा के रख देंगे, क्योंकि भाई वो खेती तो खेत में ही करेगा ना, किसान है, किसानी वो खेत में ही जाके करेगा। तो हर एक शब्द जो है वो आपस में एक सेंटेंस से उस इवेंट से रिलेटेड होंगे और उनका अपना एक अर्थ जो है वो निकलने वाला है। उसके बाद में आता है हमारे पास में निकटता। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सेंटेंस बना रहे हो तो सेंटेंस ये कहता है कि आपके पास में बहुत सारे शब्दों का एक ग्रुप है, उसको एक सही सीक्वेंस में बनाया हुआ है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। तो वो आपस में निकट ही होंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपसे 2 किलोमीटर दूर बाद में जाकर के, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। हम सेंटेंस बना रहे हैं तो आपस में थोड़े थोड़े जुड़े होंगे। हालांकि हम लोग ऑलरेडी विराम चिन्ह में पढ़े कि कहाँ पे हमें स्पेस देना है, कहाँ पे कॉमा देना है, दैट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो आप उसमें ऐसा नहीं रखेंगे कि 1 किलोमीटर बाद में आप दूसरा शब्द रखें। आप उनको के अंदर जब तक ये निकटता नहीं लाएंगे तब तक ये उस पूरे सेंटेंस का उन अलग अलग शब्दों को मिला करके एक अर्थ नहीं बनने वाला है। जैसे गाय, फिर यहाँ पे डेड डैश कर दिया, फिर घास, फिर डेड डैश, फिर चल रही है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। गाय आधे घंटे बाद, घास 1 घंटे बाद चल रही है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं जैसे ही कहूँ कि गाय घास चल रही है तो आपको भी ज्यादा अच्छे से क्लियर ये चीज समझ में आने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पदक्रम। अब पदक्रम क्या है? जैसे मैं पहले हमारी जो हर एक पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, हम वो ऑलरेडी हम एक फर्स्ट डेफिनेशन में समझ चुके हैं। देखो अब हमने क्या क्या कि शब्दों के एक उचित क्रम को एक सार्थक क्रम में जब हम रखते हैं तो वो वाक्य बनता है। तो यहीं पे पद क्रम की आप जो शब्द है उसको सही सीक्वेंस में बना के रखेंगे। ठीक है, आप उल्टा सीधा नहीं कर रहे, चर रही घास गाय है ऐसा तो नहीं रखेंगे। आपको उसका सार्थक अर्थ बनाना है तो आप ये गाय घास चर रही है। तो इसी तरीके से कि जब भी आप एक शब्दों को एक सही अर्थ मतलब सही अर्थ बनाने के लिए उसको सही क्रम में व्यवस्थित तरीके से एक निश्चित क्रम में जमा के रखेंगे तो ये उसका एक पद का एक तत्व हो जाता है, ये गुण हो जाता है उस वाक्य का कि वो पदक्रम होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज जमे हुए होने चाहिए। अब आता है अब अन्वय क्या होता है कि जब हमारे वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल पुरुष आदि के साथ में ये सारी चीजें यूज होती है तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए। कि जैसे मैंने कहा कि मैं लड़का हूँ,
ठीक है। सपोज मेरा नाम राम है और मैं बोल रही हूँ कि राम खाना खा रही है, तो दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि राम जो है वो पुरुष है और खाना खा रही है, तो उसके बाद में जो उसकी क्रिया है तो वो भी पुरुष में ही होगी, पुल्लिंग में ही होंगी, तो राम खाना खा रहा है वैसे ही लेंगे। तो हमें हर एक शब्द जो है वो इन सबके अकॉर्डिंग भी रखना इंपॉर्टेंट है। देखो गाय घास चर रही है, इसी को उठा ले, तो गाय है वो फीमेल है, तो इसलिए हमने लिखा है चर रही है। हमने ऐसा नहीं लिखा गाय घास चर रहा है, ये बैल घास चर रही है, हमने ऐसा नहीं लिखा। तो हमें जो या पुरुष मतलब लिंग वचन कारक जो भी हम, क्योंकि शब्द जो होते हैं वाक्य होता है, तो इनमें ये सारी चीजें जो है वो मेंशन होती ही होती है। इसलिए कह रही हूँ हर एक चीज को अच्छे से समझ के पढ़ना, ताकि इतने सारे जो क्या कहना चाहिए, जो खिचड़ी है वो आपको खिचड़ी ना पके, ठीक है। अलग अलग आपका राइस अलग रहे, चावल दाल अलग रहे, तो ये सारी चीजें अलग अलग ही समझ में आनी चाहिए। क्योंकि इसी एग्जाम्पल को जाकर के हम लोग ना किस में पढ़ सकते हैं, हम इसको लिंग में भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ रहा है रही है ये चीज आ रही है, फिर यहाँ पे हम संज्ञा सर्वनाम भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही चीज से आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो कंफ्यूजन नहीं हो, क्लैरिटी हो, इसलिए अभी अच्छे से समझे, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उन डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा कि वाक्य में जितने भी लिंग बाल पुरुष आ रहे हैं तो उनका आपस में सामंजस्य होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। जैसे रेलगाड़ी जो है पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है, हमने वहां नहीं लिखा कि पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ता है, हमने उसके मेल फीमेल को देख करके ही हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्रिएट किया है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि हमारे पास में जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है वाक्य भेद, ठीक है। एक्चुअल आपका सिलेबस जो है वो ये कह रहा है कि आपको पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद, और लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि अगर हम आधे से शुरू करेंगे तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है पूरी चीजें, ताकि आप ये समझने के बाद में कि आपने समझ लिया कि वाक्य क्या होते हैं, फिर आप इजीली वाक्य भेदों को समझ लेंगे। देखो अब हमें पता है कि खाना खाना होता है, लेकिन फिर भी हम खाने को डिफरेंट टाइप से बनाते हैं। हमारी दाल की रेसिपी अलग होती है, सब्जी की अलग होती है, रोटी की अलग, चावल की अलग। तो हमने आप बोल दिया कि भैया एक वाक्य है, ठीक है। अब आप कहेंगे वाक्य में कैसे फर्क होगा, तो वाक्य तो शब्दों से मिलकर के बने हुए हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वाक्य जो है इसको हमने दो तरीके से बांटा है। एक तो हम उसके अर्थ के आधार पर की रचना करते हैं या उसमें भेद निकालते हैं, और दूसरा होता है उसकी रचना के आधार पर, मतलब अर्थ जो उसका मीनिंग निकलता है उसके अकॉर्डिंग, और रचना जो हम उसको क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से उसे बनाते हैं, तो वो एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर तो आप 9th क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन फटाफट एक बार फिर भी रिवाइज करते हैं, पहुंचते हैं हमारे सिलेबस वाले टॉपिक पे, जो कि है रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपके पास में है विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक, इच्छावाचक, 7th वन विस्मयवाचक, ठीक है। अब फटाफट मैं इनको आपकी डेफिनेशंस बता देती हूँ कि एक्चुअल में कौन से क्या क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वाले की, तो विधानवाचक। अब विधानवाचक क्या होता है, जब आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी क्रिया हो चुकी है, ये क्रिया होने वाली है, इस तरीके की आपको कोई भी सूचना मिलती है, तो वहां पे आता है विधानवाचक वाक्य। क्लियर। तो जी जहां पर भी आपको पता चले कि कहीं पे कोई क्रिया हो रही है या वो क्रिया डन हो चुकी है, क्रिया करना है, तो इस तरीके की जहां पे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप वहां पे बिना सोचे समझे लिख सकते हो कि ये विधानवाचक है। वो कहते हैं ना कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होकर के रहेगा। तो आप यहाँ पर इसको अपने आप से कनेक्ट कर लीजिए कि जहाँ पे कुछ भी होने की क्रिया, कोई भी क्रिया होने के बारे में, करने के बारे में आपको कोई सूचना मिल रही है, तो क्रिया हो रही है मतलब वो विधि का विधान है। तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए कि वो है विधानवाचक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दूध पिया, पीना एक क्रिया हो रही है, मैंने दूध पिया, तो मैंने दूध पिया ये तो एक सेंटेंस हो गया। क्लियर, ये तो सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रिया कैसे हुई, मतलब ये विधानवाचक कैसे हुआ, क्योंकि ये सेंटेंस ये बता रहा है कि यहाँ पे ये क्रिया हो रही है, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ये सेंटेंस है, हमें पता है। लेकिन ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस है इस प्रकार का कि यहाँ पे बारिश हो रही है, कोई क्रिया घटित हो रही है। तो जहां पे भी कोई होने के बारे में आपको पता चले तो वो विधानवाचक है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ,
ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये भी हमारी क्रिया हो गई। और जहाँ पे क्रिया हो रही है तो हमें पता है कि जहाँ पे क्रिया होने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट मीन कि वो है विधानवाचक वाक्य। चलो आगे बढ़े। अब आता है निषेधवाचक। नाम से क्लियर है कि जहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा है, ना, नहीं, ये सब चीजें हो रही है, मतलब वो क्या है कि वो एक नेगेटिव है। अब यहाँ पर नेगेटिव से अब आप ये कनेक्ट नहीं कर सकते कि अगर मैंने कहा कि मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो एक क्रिया का भी आ रहा है, पढ़ाना एक क्रिया हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं कि वहां पे क्रिया पढ़ाने वाली हो रही, मतलब क्रिया हो रही है, और यहाँ पे हम क्रिया को रोक रहे हैं, नहीं हो रही है, नहीं वर्ड आ रहा है, दैट मीन कि वो एक नेगेटिव सेंटेंस है, वो एक नकारात्मक वाक्य है या वो निषेधात्मक वाक्य है। जहाँ पे भी जिन वाक्यों में क्रिया के नहीं होने या नहीं किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य, है ना। इसकी पहचान कैसे करेंगे, मतलब जो भी नेगेटिव या निषेधात्मक वाक्य हो, शब्द हो, वो आ रहे हैं तो उसका मतलब कि ये नकारात्मक है। जैसे न, मना करना, नहीं, न ऐसे नहीं करना, मत करो, नहीं देखो, इस टाइप के जो वर्ड्स आएंगे जहाँ पे भी, तो वो हमारे कौन से होने वाले, वो होने वाले नकारात्मक वाक्य, जो कि हमारे फेवरेट है। हम आए दिन कोई ना कोई काम टालते हैं, नहीं नहीं मुझे ना अभी पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ी देर बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा मोबाइल चला लेता हूँ, उसमें नहीं बोलेंगे कि थोड़ी देर बाद फोन चला लेंगे, है ना। ये रियलिटी है हमारी। तो इसी से सीखते हैं कि हम कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। तो पता चल गया कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है, अगर उड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप कि वो उड़ रहे हैं, उड़ना ही क्रिया हुई, तो वो विधानवाचक हो गया। नहीं उड़े हैं इसका मतलब है कि वो नकारात्मक है। कविता ने पाठ याद नहीं किया है, वो नहीं कर रही है, वो फोन चला रही है, ठीक है। नदी में बाढ़ नहीं आई है। तो जहां पे भी इस टाइप के शब्द आए, नहीं, मना करने वाले नकारात्मक शब्द आए, इसका मतलब है कि वो नकारात्मक वाक्य होने वाले हैं। अब आता है उसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जहाँ पे हम प्रश्न कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, क्या मैं आपको पूरा टॉपिक जो पढ़ा रही हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, आप उसे याद कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें वही हुई ना कि मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मैं मुझे यहाँ पे क्यूरियोसिटी है आपके जवाब की, मैं आपका जवाब जानना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे जरूरत है आपके जवाब की। तो जहाँ पे भी ऐसी चीजें होती है तो वहां पर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे भी हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं वहां पे प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिसमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा होती है उसे प्रश्नवाचक। क्या, कब, क्यों, हाँ प्रश्नवाचक के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं। आप क्या कर रहे हो, आप कब गए, आप क्यों गए, आप कैसे गए, आप कौन हो, आप किसे जानते हो, ये किसका है, ये किससे मिला। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का कोई एक फॉर्म तो है नहीं हमारे पास में, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्या कब क्यों कैसे, पता है एक सीरियल भी आता था, क्या कब क्यों कैसे, हाँ मुझे याद है, मैंने देखा है। तो इस टाइप के जहाँ पे भी शब्द आ रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वहां पर होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कहीं पे भी लास्ट में हम प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ये शब्द ये आ रहा है चिन्ह, तो समझ जाए कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। या इसके पहले क्या, कब, से, कौन से, इस टाइप के कोई भी शब्द आते हैं तो इसका भी मतलब है कि वहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर, बढ़ते आगे। आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक वाक्य क्या होंगे कि जहां पे आप किसी से आज्ञा ले रहे हो, दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो, यानी जहाँ पे परमिशन गिव एंड टेक वाला हो जाता है ना, कि आप मुझे परमिशन दो या आप मुझसे परमिशन लो, इस टाइप वाली कोई चीजें आ जाती है तो वहां पे होता है हमारे पास में आज्ञावाचक वाक्य। क्लियर, जैसे किताब के पेज मत फाड़ो, मैं ऑर्डर दे रही हूँ ना, ठीक है, पेज मत फाड़ो, डोंट। किस लिए, अब पढ़ने, किस लिए, अब पढ़ने बैठ जाओ, मतलब ये नाम होगा, सॉरी, ठीक है, अब पढ़ने बैठ जाओ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि अब पढ़ने बैठ जाओ, बहुत हुआ फोन चलाना, दीवारों को साफ करो, अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाना। तो मैं ये एक तरीके की आज्ञा दे रही हूँ, यह हो सकता है अनुमति, हाँ ठीक है तुम आ जाओ अंदर, इस टाइप की, तो ये अनुमति हो गई। हाँ ठीक है तुम फोन चला लो, मैंने ये परमिशन दे दी। तो इस टाइप के जहाँ पे भी सेंटेंसेस आ रहे हैं तो वो होते हैं आपके आज्ञावाचक। नेक्स्ट है इच्छावाचक, जहाँ पे आप अपनी इच्छा बता रहे हो, मतलब सामने वाले को कि आपकी इच्छा क्या है, आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, आप बोल रहे हो ना भगवान करे तुम सफल हो जाओ, मतलब ये हो रहा है ना कि मैं चाहती हूँ कि भगवान करे, मैं तो, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, मैं आशीर्वाद दे रही हूँ तुम्हें, खुश रहो। मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ कि यार काश
मैं भी यहाँ पर होती। तो इस टाइप के कि काश मेरे पास भी अचीवमेंट होता। तो ये मेरी इच्छा होगी, मैं कामना क्या कर रही हूँ, भगवान करे तो मैं ऐसा करूँ, ठीक है, आशीर्वाद, खुश रहो। तो जहाँ पे भी इस टाइप की चीजें होती है कि जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इच्छा बता रहे हो, अपनी अपनी कामना बता रहे हो, दे रहे हो, बता रहे हो, अपने आशीर्वाद दे रहे हो, तो इस टाइप के जब भी आप इमोशंस जो है वो सामने वाले को दे रहे हो, ये भाव प्रकट कर रहे हो, तो वहां पर प्रयोग होता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है, वहां पर इच्छावाचक होते हैं। जैसे मित्र, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, तो ये कहते हैं हम, तो ये हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि भैया तुम्हें बहुत सारी आशीर्वाद, तुम्हें बहुत सारी बधाइयाँ, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करे। हम उसको आशीर्वाद दे रहे एक तरीके से, एक तरह से कामना कर रहे हैं कि भगवान करे, ईश्वर करे कि तुम इतनी सारी अचीवमेंट लो। हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहे, ये मेरी इच्छा हुई कि मैंने चाहा था, मैं चाहती थी काश इस समय सुमन साथ होती। अब मैं ये भी चाह रही हूँ कि काश यार सुमन साथ होती, तो ये भी मेरी इच्छा हुई। मैं चाहता हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो, तो ये एक तरीके से मेरी कामना भी हो गई और ये मेरी इच्छा भी हो गई। तो ये था हमारा इच्छावाचक वाक्य। अब आता है विस्मयवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक क्या होता है, एकदम वो हम लोगों ने विराम चिन्ह में पढ़ा ना, विस्मय की एकदम शॉक, ओहो, आहा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ओहो शिट, इस टाइप के जब भी आते हैं, तो ये वाला हम जो ये विस्मय होता है ना, एकदम से भाव प्रकट होना, एकदम से। तो एकदम से भाव हमारे साथ बहुत सारी कंडीशंस में होता है। चाहे हम खुश हो, तो हम खुशी में भी बोलते हैं ओहो, वाओ, सुपर, इस टाइप के शब्द यूज करते हैं। तो ये एकदम शॉक वाला जो है इमोशन जो है हमारा, वो खुशी में भी निकलता है, हम दुख में भी निकालते हैं, घृणा में भी निकालते हैं, ओहो प्लीज, ऐसे का भी एक्सप्रेशन होता है। हमें हो जाते शोक में, हाय ये क्या हो गया, ऐसे भी बोलते हैं डर से, ओ नो प्लीज ऐसा नहीं हो, इस टाइप का भी होता है। तो वहां पर हम टाइप का जो है ना यूज करते हैं, जहाँ पे भी विस्मयवाचक होता है, विस्मयवाचक। तो आपको जब भी इस टाइप का सेंटेंस पहचानना है, तो क्या होगा कि वहां पर आप एक आश्चर्य में जा रहे हो, ठीक है, आश्चर्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य जो है वो हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि के भावों को व्यक्त करता है, मतलब जिससे आपको एकदम सडन पहले शब्द से ही पता चल जाए कि यहाँ पर इस टाइप की कोई आश्चर्य होने वाला है। वो आश्चर्य आपका खुशी का हो सकता है, वो आश्चर्य आपका दुख का हो सकता है, वो घृणा का हो सकता है, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, अब आपको इसकी पहचान करनी है कि हम कैसे पहचाने, तो हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। वहां पे सामने आहा, हाय, छी, अरे, इस टाइप के वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट मीन ये वो विस्मयवाचक जो है सेंटेंस है। फिर उसके बाद में जस्ट वो शब्द लिखा और जस्ट इस टाइप का ये वाला एक सिंबल बना हुआ है, तो इसका भी मतलब है कि वो विस्मयवाचक है। जैसे अरे विशाल, कितना विशाल मैदान है, ऐसे बोलते अरे कितना विशाल मैदान है, अरे विशाल तुम कितने बड़े हो गए हो, ओ तुम आ गए, ऐसा ओह तुम आ गए, मुझे आश्चर्य हुआ, अरे कितना बड़ा मैदान है, तो ये मैं एकदम शॉक्ड हूँ कि आश्चर्य में बोला है मैंने ये। आहा कितना सुंदर फूल है, देख के मन प्रसन्न हो गया, मतलब तारीफ कर रही हूँ, ये खुशी वाला हुआ। फिर छी, तुम प्लीज इसे ले जाओ, मतलब मुझे वो चीज पसंद नहीं आई है, वो घृणा वाला हुआ, तो मैंने वहां छी यूज किया। इतने से आपको समझ में आ चुका होगा कि विस्मयवाचक क्या होता है और कैसे है, और डिटेल में आपको देखना है तो आप 9th वाला वीडियो तो देख ही सकते हैं। ये यहाँ पे भी ऑलमोस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपको उस वीडियो पे जाने की आवश्यकता होगी। अब आता है हमारे पास में संदेहवाचक। ठीक है, संदेहवाचक के बाद में संदेहवाचक अब नाम से क्लियर है कि जहां पे आपको कोई संदेह हो रहा है, आपको उस काम के डन होने पे कोई डाउट है ना, तो वो क्या होगा, संदेह। जैसे कि यार उसने वो काम कर दिया होगा, नहीं किया होगा, हाँ उसने वो काम कर दिया होगा। ठीक है, जहां पे भी होगा, होंगी, होंगे, इस टाइप के शब्द आते हैं, मतलब जहां पे हमारा माइंड डाउटफुल होता है। ठीक है, मतलब वो काम हो जाना हमें नहीं पता है कि वो क्रिया हो चुकी है नहीं, तो वहां पे हम संदेहवाचक यूज करते हैं। जैसे जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है, ठीक है, तो वहां पे जैसे कि अब फसल कट चुकी होंगी, मुझे नहीं पता कि फसल कटी है या नहीं कटी है, मैं सिर्फ अपना वो रख रही हूँ कि अब फसल कट चुकी होंगी, हो सकता है वो नहीं कटी, ये हो सकता है वो कट चुकी होंगी। रमा खाना पका चुकी होंगी, हो सकता है रमा ने खाना नहीं पकाया है, वो फोन लेके बैठ गई हो, या हो सकता है रमा खाना पका करके फोन चलाने बैठी हो। दीपक बुझ गया होगा, मुझे नहीं पता दीपक बुझा है नहीं बुझा है, जल रहा है, बट मैं एक अपना संदेह लगा रही हूँ वहां पे कि क्या ये काम हो चुका है या नहीं। तो जहां पे भी काम के होने में आपको डाउट हो, संदेह हो, तो वहां पर आता है आपका संदेहवाचक वाक्य। अब नेक्स्ट है हमारे पास में संकेतवाचक। तो संकेत क्या है, ये भी नाम से क्लियर है कि जब आप कहीं पे इंडिकेट कर रहे हो किसी चीज के लिए, ठीक है, मतलब
चलो इसको डेफिनेशन से क्लियर करूं मैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने की के लिए शर्त सी होती है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ आ गई होती अगर वो मुझे टाइम पे लेके चले गए होते तो, है ना, मतलब मैं यहाँ आ गई होती अगर वो टाइम पे मुझे लेने आ जाते, तो मतलब मेरा ये सेंटेंस जो है वो सेकंड पे डिपेंड है कि ये जो मैं आने का काम कर रही हूँ, जो मेरी आने वाली क्रिया हो रही है ये उस क्रिया पे डिपेंड करती है। मतलब एक क्रिया के डन होने के लिए आपको दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर चले जाता। ठीक है, वर्षा हो रही थी एक क्रिया है, अगर वो रुक जाती, ठीक है, तो मैं घर पहुंच जाता। ठीक है, तो मतलब ये क्रिया होना जो ये वाली जो क्रिया है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि मैं घर तभी जाता जब बारिश रुक जाती। अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाती। मतलब क्या हो रहा है कि मेरा जल्दी आना डिपेंड कर रहा, मतलब टिकट मिलना जो है वो डिपेंड कर रहा था मेरे घर जल्दी आने पे, कि अगर मैं जल्दी आ जाता सिनेमा हॉल में, ठीक है, कि अगर मैं सिनेमा जल्दी पहुंच जाती तो मुझे टिकट मिल जाती। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पे जब डिपेंड होती है तो वहां पे होता है संकेतवाचक। ये संकेत दे रहा है कि भैया तुम्हारे वजह से ही मेरा ये काम नहीं हुआ है, मैं जल्दी आ जाता मुझे टिकट मिल जाती। क्लियर? तो भाई इतना था हमारे पास में, हमने एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल में पढ़े हैं जो अर्थ के आधार पे थे। अब आप कहेंगे कि रचना के आधार पे क्या नया होगा, तो मैं एक डाउट क्लियर करा दूं, जो वाक्य है वो वाक्य वहां पे भी वही पढ़े थे और यहाँ पे भी हम वही वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, हमने हमारी सहूलियत के लिए वाक्य के बनाने के तरीके जो होते हैं ना, बनने के उसे समझने के तरीके, उससे हमने दो तरीकों में बांटा है। आप चाहे तो आप उसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं अर्थ के आधार पर, जो भी हमने पढ़े हैं इतने सारे सा मीनिंग निकालते हैं। जैसे कि हमने संकेतवाचक, तो हम उसके अर्थ देख रहे हैं ना कि मैं आ गई होती तो मुझे टिकट मिल गई होती, तो हमने इसको अर्थ के आधार पे समझा कि वाक्यों को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और उसी प्रकार हम वाक्यों को रचना के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। ये किसी प्रकार का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये वाक्य भेद है, मतलब वाक्य को समझने के लिए हमने दो भेद बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अलंकार वगैरह पढ़े थे तो अलंकार के इतने सारे टाइप्स थे, ये वैसा नहीं है। ये चीज एक ही होंगी, हमें उसे समझने के लिए हमने उसको अपनी सहूलियत के लिए दो तरीके से बांटा है। तो हमने जो अर्थ के आधार पर हम वाक्यों को समझते हैं हमने वो देख लिया कि अगर कोई प्रश्न निकाल रहा है तो वो प्रश्नवाचक हुआ, एक क्रिया दूसरे पर डिपेंडेंट है तो वो संकेतवाचक हुई, आश्चर्य विस्मयवाचक जहां पर कोई आश्चर्य हो रहा है वो हुआ, नकारात्मक जहां पे कोई नेगेटिविटी आ रही हो वो क्रिया नहीं होने दे रहा है। मतलब कुल मिला के क्रिया आपकी हर जगह होंगी। ठीक है, तो ये हमने अर्थ के आधार पे पढ़ लिया। अब आते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पर, और हमारा मेन मुद्दा है रचना के आधार पे, जिसमें से आपके 10th के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो अब वो कैसे बनेंगे, एक बात क्लियर है आपको कि वाक्य जो है वो वाक्य अर्थ के आधार पे भी वही थे और यहाँ पे भी वही होंगे, बस अब हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे। पहले हमने उस सेंटेंस के अर्थ के ऊपर पढ़ा था कि एक सेंटेंस बन जाता है, उसका जो मीनिंग निकालता है उसके आधार पे हम वाक्यों को कैसे कर दे। अब हम क्या करेंगे कि एक सेंटेंस बनने के आधार पे कितने प्रकार का होता है, कि जब हम उसकी रचना कर रहे हैं तो वो कितने इस पे हो सकता है। ठीक है, तो रचना के आधार पर यही हुआ, तो अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 9th में मैंने इसमें डिटेल नहीं रखी हुई थी। तो रचना या बनावट के आधार पे, मतलब आप वो होता है ना कि आप पनीर की रेसिपीज कितने टाइप की होती है, पनीर तो एक ही है वहां पे। ठीक है, कोई कढ़ाई पनीर बनाता है, कोई पालक पनीर बनाता है, कोई बहुत सारी वेराइटीज होती है। सॉरी, एकदम टाइम पे याद नहीं आती। ठीक है, वरना मुझे बहुत सारी डिशेज याद है और आती भी है बनाते। तो रचना के आधार पे जो हमारे पास वाक्य भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वहां हमने 7 प्रकार के पढ़े और पूरे पढ़ लिए, और मुझे लगता है कि जितना हमने साथ साथ में पढ़ा है इतने में ही आपको सारे टाइप्स याद हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपका 9th वाला सिलेबस आपका रिवाइज हो गया। ठीक है, तो सारी चीजें मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा टफ थी, पढ़ते पढ़ते ही वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब रचना के आधार पे जो हमारे वाक्य भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सरल, दूसरा संयुक्त, और एक होता है मिश्र। अब सरल क्या है, मिश्र क्या है और संयुक्त क्या है, इसे समझते हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो बहुत ज्यादा सरल होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके पहले ना एक चीज यहाँ पे क्लियर करनी थी, वो हम क्लियर कर ले फिर हम आगे बढ़े, है ना। देखो, उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि मतलब आपका कोई एम हो पर्टिकुलर। ठीक है, जो भी एम कहता है ना वो, एक सेकंड भाई कलर का है चेंज हो गया, डन। ठीक है, ये हो गया।
और विधेय का मतलब क्या होता है कि उसे प्राप्त करने योग्य, मतलब कहते हैं ना कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, फिर आपके उसके लिए विधेय हो कि आपका एक उद्देश्य तो आप उसे प्राप्त कर पाओ, उसे स्थापित कर पाओ, इस टाइप का, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। ये यूं कह ले कि जो एकदम इजीएस्ट होते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस यूज हो रहा है, आप उसे सरल वाक्य कहते हो। ठीक है, अब सिंपल सा एक सेंटेंस यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नॉर्मल रख ले कि वो भी एक पर्टिकुलर एक सार्थक होना चाहिए, उसका भी एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो आप ये समझे कि जो सिंगल वाक्य वाला होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बातें नहीं रखी हो। मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इतना। मैं जो पानी पी रही हूँ वो खारा है, वो मीठा है, तो ये बहुत लेंदी हो गया, करेक्ट, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। मैंने सिंपल सा रखा कि मैं पानी पी रही हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है, पानी को पीना। जो मैं कर रही हूँ, मैं उसको स्थापित कर रही हूँ, उसको विधेय कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मैं पानी पी रही हूँ। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी कि जहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस होगा तो उसे हम कहेंगे सरल वाक्य, मतलब बहुत ज्यादा बातें नहीं रखी हो, जैसे वर्षा हो रही है, सिर्फ इतना लिखा कि वर्षा हो रही है, ऐसा तो नहीं कहा कि बारिश हो, मतलब बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है, तो ये लेंदी हो गया। अगर सिर्फ लिखा है कि बादल गरज रहे हैं या लिखा हुआ है कि बारिश हो रही है, तो ये एक सरल वाक्य होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी खिचड़ी नहीं पकाई है। फिर है मोहन पतंग उड़ा रहा है, सिंपल सा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसमें उद्देश्य भी हो गया, उद्देश्य क्या है, पतंग उड़ाना है, विधेय भी हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस जिसको हम कहेंगे सरल वाक्य, क्योंकि एकदम इजीएस्ट फॉर्म में रखा हुआ है। रविवार को भी हम, यानी कि रविवार को छुट्टी है इसलिए हम उस दिन भी उसको यूटिलाइज करने के लिए पढ़ते हैं, हमने सिंपल से वे में रखा है, उसको बहुत ज्यादा टफ नहीं किया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, तो ये हमारे कहलाते हैं सरल वाक्य, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा खिचड़ी आपको पकानी ही नहीं है। अब आता है बात हमारे पास में संयुक्त वाक्य की, तो भाई संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अच्छा, एक चीज मोस्ट की मैं एक चीज यहाँ पर मिस कर गई कि मैंने यहाँ पर हेडलाइन नहीं डाली कि कहाँ पर कौन सा हम शुरू करें, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये है हमारे सरल वाक्य, क्लियर, ये हेडिंग हो गई। और सेकंड वाले में आपकी हेडिंग आ जाएंगी कि ये है संयुक्त वाक्य। ठीक है, या मैं भी कहीं पॉज लूंगी तो मैं उसमें ऐड कर लूंगी। देन नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा मिश्रित वाक्य। तो हो जाओ भैया चेंज, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास में मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो चलो हम आ जाते हैं हमारे संयुक्त वाक्य पे। अब संयुक्त, संयुक्त का मतलब समझे कि संयुक्त क्या होता है, ज्वाइन करना, मर्ज करना, मतलब दो अलग अलग, हम कहते हैं ना कि हम संयुक्त परिवार में हैं, तो संयुक्त परिवार का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप एक से ज्यादा फैमिली साथ में रह रहे हो। ठीक है, मतलब दो भाइयों की फैमिली है, दो अपने आपके ग्रैंडफादर्स की फैमिली है, तो वो संयुक्त होना। तो क्लियर है, मतलब संयुक्त की डेफिनेशन से जहां पे आप अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल सा था वो, तो वो सिंगल था, वो सिंगल था इसलिए हमने उसको सरल में रखा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जो पानी पी रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ और वो बहुत खारा है, ठीक है, मैं पानी पी रही हूँ और वो बहुत खारा है, तो से मैंने उन दो वाक्यों को जोड़ दिया है, संयुक्त कर दिया है, मतलब बड़ा हो गया, लेंदी हो गया। तो जहां पे इस टाइप के मोर देन सेंटेंसेस जुड़े हुए हो, तो वहां पर हम कहेंगे कि वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट डाउट आता है कि भैया समुच्चय बोधक अव्यय क्या है। आप ध्यान से सुनेंगे कि मैंने कहा था मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है, जो बहुत खारा है। ठीक है, मतलब आप क्लियर करेंगे, देखो एक सेंटेंस मेरा यहाँ पर यह है कि मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है कि पानी बहुत खारा है, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किस शब्द से किया, जो से। ठीक है, या मैं कर सकती हूँ मैं मार्केट गई हूँ और मैंने वहां से बहुत सारी शॉपिंग की है। तो इस तरीके से जब हमने दो शब्दों, दो अलग अलग सेंटेंस को जिन शब्दों के थ्रू जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। वो समुच्चय बोधक बहुत सारे हो सकते हैं, और तो नॉर्मली है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को साथ में मिलकर के जोड़ते हैं। चलो पीडीएफ ले आऊं मैं एक सेकंड पहले। हाँ, तो इस टाइप के शब्द हमारे समुच्चय बोधक कहलाते हैं, हमें पता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि माँ बाजार गई, ठीक है, माँ बाजार गई है, हमें पता है, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। उसके आगे लिखा है और सब्जियां लेकर के आई, मतलब देखो दो सेंटेंस हो गया कि सब्जियां लेकर के आई है और बाजार गई है। इन दोनों को ज्वाइन किस शब्द से किया गया है, और से, मतलब और यहाँ पे बीच में आएंगी दो अलग अलग
सेंटेंसेस को ये ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये संयुक्त हुआ, इसको मर्ज कर दिया। और संयुक्त की डेफिनेशन ही कहती है कि मिल बांट के रहना है, एक साथ रहना है। तो यहाँ इन्हें अलग अलग को कर दिया। आप खाना खाए और मतलब दो हो गए, एक तो आपको खाना खाने का बोला है, दूसरा आराम करने का बोला है। आपने जब इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि आप खाना खाए और आराम करें। ठीक है, हाँ यहाँ पे हम अर्थ वाला नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ रचना के आधार पे देख रहे हैं कि उसको किस किस तरीके से बना के रख सकते हैं। जो अर्थ के आधार पे है, इन्हीं सेंटेंस को ऑलमोस्ट हमने इन्हीं वाक्यों को यूज किया होगा अर्थ निकालने के लिए। ठीक है, विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं तो अवश्य जैसे मतलब ये है कि खाना खाए, खाना एक क्रिया हो गई तो हमने उसको पहले इसमें रख दिया था विधान वाचक में। क्लियर, लेकिन अभी हम यहाँ रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। क्या है, एक तो स्कूल नहीं आया राम, एक सेंटेंस ये हो गया, और एक सेंटेंस था कि राम बीमार है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हाँ, जो पहला संज्ञा होती है वो हाइड हो जाती है। जब देखो दो सेंटेंस कैसे हो गई कि माँ बाजार गई है, ये तो मेरा पहला हो गया। दूसरा था कि माँ सब्जियां लेकर के आई है, अब मैं उसको ज्वाइन कर रही हूँ तो जो संज्ञा है वो एक ही बार यूज करेंगे आप। ठीक है, माँ को हमने एक ही बार यूज किया। जैसे आप खाना खाए और ठीक है, आप खाना खाए फिर थोड़ी देर बाद आप आराम करें, तो हमने कहा कि आप खाना खाए और आराम करें, क्योंकि हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। यही लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वो सफल जरूर होता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग वाक्यों को मिलकर के जोड़ दिया है। अब आपके पास आएगा कि आप संयुक्त वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। तो आप जब संयुक्त वाक्यों की पहचान करने जाए तो हमें पता है कि वहां पर कोई ना कोई एक समुच्चय बोधक जो शब्द है वो आता ही आता है। ठीक है, तो अब हमें उसे कैसे देखें, तो और भी कई चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या, दो वाक्यों के बीच में समानाधिकरण संबंध होता है, मतलब वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। जैसे कि माँ बाजार गई है और वो सामान लेके आई है। ठीक है, तो क्योंकि वो बाजार गई है फिर सामान लाई, तो कनेक्शन तो है उनके बीच में। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य और स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि संयुक्त की डेफिनेशन ही वही है। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। क्या हो रहा है, उपवाक्य मतलब उसमें कहीं ना कहीं अर्थ बताते थे, क्लियरली बता रहे थे कि वो बाजार गई है, वो भले उपवाक्य था लेकिन उसने पूरा क्लियर बताया है कि बाजार गई है तो वो सामान भी लेकर के आएंगी ही आएंगी। ठीक है, मतलब डिपेंड नहीं करता कि जो सेकंड वाला है, जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था संकेत वाचक, उसमें क्या होता है एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे वो नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको दूसरे पे डिपेंड रहना है। जैसे माँ बाजार गई है और वो बाजार लेकर के आएंगी, तो उसमें डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अंडरस्टूड था कि वो बाजार जा रही है तो वो सामान लेकर के ही आएंगी। ठीक है, ये अंडरस्टूड था। तो ये हो गए हमारी सारी बातें किसके रिगार्डिंग, संयुक्त वाक्य के। आई होप आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा लास्ट वाला जो टाइप है वो पढ़ते हैं, क्या वो है में मिश्र वाक्य। क्लियर, तो मिश्र वाक्य पढ़ने के लिए अब हम क्या करें कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमने एक पढ़ लिया कि एक सरल वाक्य होता है, वहां पर एक ही वाक्य है। संयुक्त वाक्य है, वहां पर दो वाक्य है जिनको ज्वाइन किया गया है। ठीक है, वो संयुक्त है। अब मिश्रित वाक्य क्या होंगे, देखो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, उपवाक्य मतलब जो अलग अलग वाक्य है, मतलब ढेर सारे वाक्य आ जाते हैं तो हम उसे उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक है, और अन्य उपवाक्य जो होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं, उसे मुख्य मिश्र वाक्य कहते हैं। आपने अभी जस्ट लास्ट वाली लाइन में पढ़ा होगा संयुक्त वाक्य में कि वहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाता है। और जब ये उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य के ऊपर आश्रित हो जाए, मतलब जो मुख्य उपवाक्य है, जैसे माँ बाजार गई है और इसके ऊपर वो किसी और पे कि माँ बाजार गई है क्योंकि आज बारिश नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि आज बारिश नहीं हुई है तो वो आश्रित थी कि बारिश बंद होगी तब मैं मार्केट जाऊंगी, तो ये आश्रित हो गई थी उसके ऊपर। तो जब ये आश्रय आ जाता है तो वहां पर आ जाता है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो आपने दो चीजें देखो, मिश्र और संयुक्त का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मिश्र मतलब मिक्स कर देना, इकट्ठा हो जाना, और संयुक्त मतलब कॉम्बिनेशन करना। ठीक, कंबाइन करना उन लोगों को। तो अब हम यहाँ से कैसे समझे कि कौन सा मिश्र है और कौन सा संयुक्त है। तो संयुक्त तो हम देखेंगे कि मुख्य वाक्य किसी अन्य उपवाक्यों पर आश्रित नहीं होता है, और जहां पर आश्रित होता है तो वो हो गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के उपवाक्य की, जैसा तैसा, जो, अब, जब जब, क्योंकि आदि व्यधिकरण योजकों से होता है। अब वहां पर हमने क्या संबंध बोधक ये वाले जो शब्द है वो वाले यूज किए थे। ठीक है, समुच्चय बोधक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, समुच्चय बोधक मतलब और
इस टाइप के जो शब्द थे हमने वो मेंशन किए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा की। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि तू ऐसा कर ले, जैसा तैसा, जैसे ये होगा वैसे ही वो होगा। मैंने पानी पिया जो बहुत खराब था, तो जो वाला एग्जाम्पल सॉरी यहाँ पे है, वह वहाँ, इस टाइप का, जब तब, क्योंकि, इस टाइप के ऐसे वाले शब्द जब इनको कनेक्ट करते हैं तो वहां पर होता है मुख्य मिश्रित वाक्य। अब आपको पहचान करने में भी थोड़ी कठिनाई होगी कि हम इसे कैसे पहचान करें कि कौन सा मिश्रित है और कौन सा ये, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो क्लियर कर दी। तो जहां पर उस टाइप से जहां पर आ गया है और, ठीक है, और आ रहा है, उनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, वो संयुक्त हो गया। लेकिन जहां पर आता है जिनके बीच में की, जैसा तैसा, जो, वह, जब तब, क्योंकि, मतलब वो डिपेंड करने वाला। ये सिंपल सा समझे कि जब अगर एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है, ठीक है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं तो वो मिश्र वाक्य है। अगर वो डिपेंड नहीं हो रहे हैं तो वो संयुक्त वाक्य है। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, मतलब शाम होना मतलब बिजली का जाना इसके ऊपर कहने का डिपेंड हो रहा है कि भैया जैसी शाम होती है यहाँ पर तो बिजली चली जाती है। तो एक डिपेंडेंस बता रहा है कि जैसी शाम हो जाती है वैसी बिजली चली जाती है। उन्होंने नहीं कहा कि शाम होने पर बिजली जाती है, जैसे ही होती है बिजली चली जाती है। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये। नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। अब इनने कह दिया कि भैया हम तब पढ़ेंगे जब हमारा नई कक्षा में दाखिला होगा। ये आश्रय तो हुआ ना, क्योंकि हम उस पर आश्रित है कि हमारा नई कक्षा में एडमिशन होगा तभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नई कक्षा में दाखिला हुआ और हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आश्रित नहीं है। जब हम हमारा दाखिला हो गया तो हम पढ़ेंगे ही इनने, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि जब, ठीक है, जब, ये एक अपने आप आश्रित हो गया कि जब होगा तब हम पढ़ेंगे। तो ये आश्रय बता रहा है और जब आश्रय है तो इसका मतलब ये मिश्रित है। अब आता है जब राम आया तो शाम चला गया। अब यहाँ पे भी डिपेंड है कि राम का आना डिपेंड करता है शाम के जाने पे, कि या शाम का जाना डिपेंड करता है राम के आने पे, कि राम के आते ही शाम चला गया। ऐसा नहीं लिखा है कि राम आया और उसके पीछे श्याम आया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं थे कि भाई राम आया है और जस्ट कंटिन्यू रेंडम हो गया कि शाम भी आ गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा लिखता है राम आया और शाम चला गया। ऐसा भी होता है कि राम आया और शाम चला गया, नॉर्मली कंटिन्यूस प्रोसेस हुई, हमने बता दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि जब राम आया तो शाम चला गया, मतलब ये आश्रय हो गया। देखो इसी सेंटेंस को हम दोनों में पढ़ रहे हैं कि राम आया और शाम चला गया। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। हो सकता है राम के आने और उसके जाने का टाइम सेम हो गया, बता रहे हैं कि राम आया और शाम गया, लेकिन यहाँ पर कहा है कि जब राम आया तो शाम चला गया, मतलब राम के शाम का जाना जो है वो डिपेंड करता था राम के आने पर, या राम का आना डिपेंड करता था शाम के जाने पर। क्लियर? तो ये आश्रित हो गया, आश्रित हो गया इसलिए ये मिश्र है। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, ठीक है, अब आंधी आई है इसलिए धूल उड़ रही है, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया। तो ये हुआ हमारा संयुक्त वाक्य। एंड आई होप कि आपको रचना के आधार पर आपके वाक्य भेद समझ में आए होंगे और अर्थ के आधार पर भी आपको अपने वाक्य भेद समझ में आए होंगे। बहुत ही ईजी था, है ना, मतलब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्यों को समझना। अब इसमें एक टास्क आता है, क्योंकि चीजें सिमिलर जा रही है रचना के आधार पर, कि सरल एक सेंटेंस हो गया, संयुक्त में दो सेंटेंसेस हो गए उसको हमने और से जोड़ दिया, मिश्रित में इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, ये ऐसे हो गए कि वो आश्रित हो गया। अब आपके लिए ट्विस्ट ये आता है कि आपसे क्वेश्चन में बताया जाएगा, ये बोला जाएगा कि आपको सरल, मिश्रित या संयुक्त वाक्यों को फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट आप तभी कर सकते हो जो मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि आपको करनी होगी बहुत सारी प्रैक्टिस, है ना। और प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और हालांकि अभी भी आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी क्योंकि हमने उस तरीके से पढ़ा है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में पढ़ा है, कोई बहुत बड़ी बातें घुमा फिरा के नहीं पढ़ी हुई है। और नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये जो गुत्थी है इसे मैं थोड़ा और सुलझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि आपको सरल को संयुक्त में जोड़ना है, या संयुक्त को सरल में करना है, सरल को मिश्रित में करना है, मिश्र को सरल करना है, इस टाइप के। तो रेडी हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए वाक्यों का रूपांतरण, मतलब आप सरल वाक्य से आप कन्वर्ट कर सकते हो मिश्रित वाक्य में। जैसे हम करते हैं ना नकारात्मक को सकारात्मक, जैसे विधानवाचक था कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उसे कन्वर्ट करना है प्रश्नवाचक में, वहां पे भी रूपांतरण होंगे, तो उसे हम प्रश्नवाचक में करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या मैं आ रहा हूँ, मैं अपने आप से क्वेश्चन, नॉर्मल लिखा है राम आ रहा है तो क्वेश्चन होगा क्या राम आ रहा है, ठीक है। उसे नकारात्मक निषेधात्मक में चेंज करना है तो हम क्या बोलेंगे, राम नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला सेक्शन हम 9th में फिर से पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे ऑन बेसिस ऑफ रचना के आधार पर, ठीक है। जितने भी रचना के आधार पर हमारे रूपांतरण होंगे,
को हम बदलेंगे सरल में, सरल को ही हम बदलेंगे मिश्र में, हम सरल को बदलेंगे संयुक्त में, ठीक है, और संयुक्त को ही हम वापस से बदलेंगे किसमें, सरल में। ये डबल एरोज इसलिए क्योंकि इस वे से हम इस वे में भी जाएंगे और उसी वाले हाईवे से हम रिटर्न भी आने वाले हैं। क्लियर? तो तब तक आप फिर से बहुत सारी मतलब अच्छे से समझिए कॉन्सेप्ट को। तब तक मैं लेके आती हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। बाय, थैंक यू।